शाह कावर साहब, हुकूमत की ये शिकस्त है और बहुत बड़ा सियासी धचका है। ये कमज़ोर हुकूमत जिसके पास अपनी अददी बरतरी नहीं है, वो 2/3 से पार्लियामेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की कोशिश कर रही है, वो भी पीटीआई के बंदे तोड़ के। देखिए मलिक साहब, एक बड़ी मशहूर सेइंग है कि फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। चले, मैं डिज़र्व नहीं करूँगा कि पहले आप कैपेबल बन जाओ फिर वो एक काम करो। एक तो बात यह है कि आपके पास अददी तादाद नहीं है 2/3 अक्सरियत की। आप क्यों एक मिस्टीरियस किस्म की अमेंडमेंट्स लाना चाह रहे हैं जिसका कि आपके इत्तेहादियों को भी पता नहीं है। ठीक है, देखिए अमेंडमेंट्स जो हुई थी, मेगा अमेंडमेंट्स हुई थी 18वीं तरमीम, उसमें एक बहुत बड़ी एक कमेटी बनाई गई थी जो आइनी कमेटी थी, जिसकी सरबराही सेनेटर रज़ा रबानी कर रहे थे। उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे थे। पीटीआई उसके अंदर रेगुलरली पार्टिसिपेट करते थे, डॉक्टर आरिफ अलवी और रेगुलर बैठते बिल्कुल थी। देखिए मैं अभी भी समझता हूँ कि अभी भी अदलिया में बहुत सारी चीज़ों की बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। जजेस के अपॉइंटमेंट के तरीक़ाकार के मुतल्लिक बिल्कुल एक नया मैकेनिज्म ज़रूरत है जो कि एक बिल्कुल बैलेंस्ड हो। इसी तरह बहुत सारे और ऐसे मामलात हैं जो कि जुडिशरी से रिलेटेड है, लेकिन ऐसी चीज़ें जो कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन न करती हों। बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि इस पूरे 2 दिनों में पूरी कौम जो है एक हैजानी कैफियत का शिकार रही। आपको क्या ज़रूरत है कि आपने स्टैंड बाय रखा हुआ है सेनेटर्स को भी और MNAs को भी कि आपने अब इजलास 11 बजे होगा, अब 4 बजे होगा, अब 11 बजे, और आप उसमें से सबसे ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो मौलाना फजल रहमान को कायल करने के लिए अपोजिशन भी और गवर्नमेंट और उनके अलाइज भी वही करते रहे। मैं आपको बताऊं कि इसमें जो सबसे बड़ा, अगर मैं समझता हूं कि कोई बेनिफिशरी था, बाकी तमाम लूज़र्स थे, वो मौलाना फजल रहमान थे। और उनकी मैंने इतनी दफ़ा उन मुख्तलिफ वफूद का वहाँ पे जाना देखा कि मुझे उनके तमाम सोफ़ा सेट्स, उनके जितने उधर डेकोरेशन पीसेस मौलाना फजल रहमान का सियासी वजन बढ़ गया, और उनका जो चहचहाता हुआ चेहरा, वो मुझे सारी चीज़ें, वो ये खुशगवार पहलू था। और आप देखें कि आपके पास अपना इत्तेहादी, उनको आपने एतमाद, लेकिन शाह कावर साहब, नून लीग से बेहतर सियासत मौलाना फजल रहमान ने की। मैं ये कह रहा हूँ, देखें बात ये है कि तरामीम ज़रूर करें, बहुत सारी चीज़ों में अभी भी तरामीम की ज़रूरत है। उसके लिए पहले एक नेशनल कंसेंसस डेवलप करें। देखें आइन और कानून में, देखिए मैं बताऊं, आइन और कानून में तरमीम का एक तरीक़ाकार है। एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, उसमें आप तरमीम कर सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। आइन की जो तरमीम है उसमें 2/3 बोथ ऑफ द हाउसेस को क्यों रखा गया है कि इसको खिलवाड़ ना बना दिया जाए। अगर आपने आइनी तरमीम करनी है, सोच समझ के कंसेंसस डेवलप करके एक बैलेंस कायम करके आप उसको मुश्ताहिर करें। पहले उसके ऊपर पब्लिक ओपिनियन भी लें, लॉयर से भी ओपिनियन लें, खुल के बहस हो, उसमें बहस हो, पार्लियामेंट में बहस हो, शोएब साहब से और फिर आप एक कंक्रीट चीज़ लेके आए। मैं समझता हूँ इनमें से बहुत सारी चीज़ें जो मैं खुद समझता हूँ कि होनी चाहिए अच्छे वक्तों में, लेकिन ये जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया, दिस वाज नॉट प्रॉपर। शोएब साहब, पहले तो आप मुझे बताएं कि इसके अंदर वो कौन सी ऐसी छुपी हुई अमेंडमेंट्स हैं जो हुकूमत कल बुलडोज करने पे बहुत ही दिल था इनका कि 12 बजे से पहले मोहर लग नहीं सकी। देखें, कौन 4 चीज़ें हैं जो बहुत अहम है। लाइक मसलन काजी साहब को हर हाल में 68 ईयर्स तक लेके जाना है और उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाना है जिसका नाम फेडरल कोर्ट रखा, और सुप्रीम कोर्ट को उसके ताबे करना है। सुप्रीम कोर्ट सबॉर्डिनेट है टू द फेडरल कोर्ट। यहाँ ये एक सबसे वफाकी आईनी अदालत बना के काजी साहब को उसका जज लगा दें और नीचे वाली सुप्रीम कोर्ट का बेड़ागर करना है। सुप्रीम कोर्ट फारे हो जाना है और तमाम आर्टिकल्स 184 से लेकर 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 सारी की सारी जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेट कर रही हैं, सारी तब्दील कर दी गई। अच्छा जी, पहला तो ये खराबी है। और उनको 68 ईयर्स कर दिया गया ताकि हैंड पिक्ड जज उठाएं, अपनी मर्जी से वहां मुंतखब करें, बिठाएं। और वो लगाएगा कौन? वो लगाएगा वो जुडिशल कमीशन, जिसके अंदर वफाकी आईनी अदालत के अंदर प्राइम मिनिस्टर लगाएगा। नहीं, वो भी होगा, लेकिन जुडिशल कमीशन की रिकमेंडेशन होगी। लेकिन उसके अंदर पार्लियामेंटेरियंस को बिठा दिया, बीच में शामिल कर दिया जुडिशल कमीशन में। अब उसको एक ऐसा जुडिशल कमीशन बना दिया जिसके अंदर सारी कंपोजिशन उसकी बदल दी, फिर जुडिशल काउंसिल बदल दी, फिर उसके साथ साथ जो कुछ उसके अलावा वो ECP जो इस वक्त करप्ट प्रैक्टिस के जरिए एक कागज का टुकड़ा उठा करके दे दिया इन पार्लियामेंटेरियंस को जो हारे हुए लोग हैं, 1-1 लाख वोट से हारे हुए हैं, 75-75 हज़ार से 55 हज़ार से हारे हुए हैं, उनको उठा के, जो कि लेजिटिमेट पार्लियामेंट ही नहीं है, उनको वो पार्लियामेंट क्या करेगी, एक रेजोल्यूशन के जरिए उनको एक्सटेंशन दे देगी। रिटायरमेंट के बाद भी वो कंटिन्यू करेंगे जब तक नई तैनाती नहीं होती। 2 चीजें दे दी, उनको एक्सटेंशन भी अगले पीरियड के लिए दे देंगे, या
नया अपॉइंट नहीं करेंगे तो तब तक भी वो कंटिन्यू रखेंगे, दोनों चीज़ें उसमें दे दी। और जो ये है ना कि प्राइम मिनिस्टर एंड अपोजिशन लीडर की कंसल्टेशन से अपॉइंट हो गए, वो चीज़ भी खत्म हो गई। यानी जब चाहें ये एक्सटेंशन सिर्फ रेजोल्यूशन पास करेंगे और उनको एक्सटेंशन हो जाएगी। यानी वो इनको एक जाली आर्टिकल 8 में क्या तब्दील किया गया? आर्टिकल 8 में क्या तब्दील करने की तजवीज़ थी? आर्टिकल 8 मुझे अब फंडामेंटल राइट्स, इसी तरीके से सर्विसेज चीफ्स उनकी उसको वो अलग, उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए वो लॉ तब्दील नहीं होगा, उनको भी आपका बनाया हुआ लॉ आपने बनाया हुआ, ठीक है, वो सबका बनाया हुआ था ना। उसमें हम देखें लॉ को तो किसी भी वक्त बदल सकते हैं ना, लेकिन आप उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे के उसको आप तब्दील भी नहीं कर पाएंगे, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कवर हो जाएगा। फिर उससे आगे आप जाएं, आपका कानून जजेस को था, उन्होंने कहा इसको आईनी तहफ्फुज़ ही दे दो, आइंदा से इसको छेड़े कोई आगे ट्रांसफर जो है ना भी हो तो उसको चेंज कोई भी नहीं कर सकता। हिम्मत नहीं है उसकी जरूरत क्या है? जो ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑफ जजेस, वो उससे ज्यादा खतरनाक है। ये जो जज पसंद ना हो उठा के फेंक दो, उठा के फेंक दो, वहां वो जाएगा। और उस हाई कोर्ट में सीनियरिटी अगर आ भी गई, वो वहां का चीफ जस्टिस नहीं बनेगा, वहां जितना सीनियर पोस्ट भी होगा वहां से वो उसको सजा के तौर पर बैठा दो। परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के लिए भी प्रोविजन डाली गई हैं, वो आपको उसकी परफॉर्मेंस आप चेक करेंगे, साल बाद 2 साल बाद जुडिशियल काउंसिल में भेजेंगे, आप उसको फारिग भी करा देंगे, नौकरी से फारिग करा देंगे। एक चीज़ और बताएं, इनके पास नंबर्स पूरे नहीं है। मौलाना फजल रहमान के वोट इनको डल भी जाएं तो दे आर स्टिल शॉर्ट ऑफ 4 मेंबर्स। आपके 4 अरकान के मुतल्लिक आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इन्होंने कोई बाहर से कोई बंदा था आपका, उसको कहा गया था बाहर चले जाएं, वापस बुलवा लिए। कौन कौन बाहर से वापस बुलाए? देखें इस वक्त नाम लेके बताना है आपने। देखें मुझे अभी ज़बानी नाम ज़्यादा याद नहीं है, 1-2 नाम याद है। 1-2 कौन से? मेरा ख्याल है कि एक तो रियाज फतियाना साहब का नाम चल रहा है, और एक चल रहा है असलम घुमन साहब का, अच्छा, एक कोई शायद उस्मान साहब का, लेकिन मैंने आज कोई खिची साहब भी है? हाँ खिची साहब का भी चल रहा है। आज मैंने रिट पिटीशन फाइल की है कि इनको डिटेन किया हुआ है ज़बरदस्ती फोर्सफुली पंजाब हाउस में, उनको रिकवर किया जाए। आज मैंने हाईकोर्ट में, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की है। उनका सगा भाई वो पटिशनर है बैरिस्टर गौर साहब के अलावा, यानी चेयरमैन पीटीआई के अलावा उनका सगा भाई पटिशनर है कि जी उनको ज़बरदस्ती डिटेन किया हुआ है, हमसे रब्ता नहीं करने दे रहे, बात ही नहीं करने दे रहे। आपके ख्याल में क्या पुश थी ऐसी कि कल रात को 12 बजे की डेडलाइन जरूर मीट करनी थी? पुश क्या थी? ये बदमाशी थी, इनके अपने पास ये मुसवदा नहीं था। मुझे बता दें, लॉ मिनिस्टर कह रहा है जी मेरे तक अब पहुंच गया है, तो कहाँ से आया? तो ज़ाहिर है कहाँ से आ सकता है। आपको कहाँ से आया था जब आपने एक्सटेंशन दी थी? तो हमारी एक्सटेंशन तो वो ये सब्जेक्ट मैटर ही नहीं था, वो तो सारी पार्टियां कहाँ से आया था? देखिए वो तो बैठा ना, देखिए एक्सटेंशन तो हुई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में कि आप लॉ बनाएंगे तो फिर आप एक्सटेंशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट में आसिफ खोसा साहब उस रात कहते थे कि आइन के कौन से आर्टिकल के नीचे आपने एक्सटेंशन की, 3 सवाल हैं उसके जवाब लेकर आए। अगले दिन खोसा साहब वो तीनों अपने सवाल खुद ही भूल गए थे, उन्होंने पूछा नहीं दोबारा। चले उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन से दोबारा नहीं खोसा साहब, लेकिन उन्होंने 6 महीने के लिए वो उनको टाइम देकर चले गए थे, याद होगा आपको। सर वो लेकिन सुने सर, ये एक पेज बहुत बड़ा कानून की बात है, इनका एक पेज भी बहुत बड़ा था। देखिए बात सुने, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं आपको आज एक भी बात बताऊं, मुझे बताएं कि आसिफ सईद खोसा साहब वाला जो बेंच था, उन्होंने किस प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये कहा था कि एक चीज़ की आइन और कानून में भी कोई शिक मौजूद नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपको 6 मंथ्स दे देते हैं कि आप इन द मीन टाइम आप कानून साजी कर दें। और उस कानून साजी वो मेरा ख्याल है कि वाहिद कानून है जिस पे एक मुखालफत में भी वोट नहीं आया, सब ने यूनानिमिटी का मुजाहरा। तो सर बात यह है कि हमें अपने गिरेबानों में भी झांकना चाहिए कि हम खुद भी क्या करते रहे हैं, किस किस चीज़ का हिस्सा रहते रहे हैं। खुदारा मैं आज भी कहूँगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी सारी आपस में बैठ जाएं, आपस में एक वसी तर डायलॉग करें। मैं आपके प्रोग्राम में बार बार ये बात करता हूँ, अदरवाइज उसका हाल यही होगा कि आप अलग अलग रहेंगे और वो आप जो है वो कमज़ोर होते जाएंगे। सर शाह खबर साहब, आप ये बात शायद लॉयर्स कम्युनिटी में से उन चंद एक अच्छे सुलझे हुए लोगों में से हैं जो बार बार सियासतदानों को कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अगले 3 महीनों में जो घमसान का यहाँ रन पड़ना है ना, उसमें किसी को ठिकाने नहीं होनी। जो कुछ कल अटेम्प्ट किया ना आपने, ये इट्स गोइंग टू हैव इट्स फॉल आउट। नीम साहब चलें, एक तो पहले बात मैं करना चाहूँगा, जो बात अभी शुएब शाहीन साहब ने की पार्लियामेंट्री जुडिशल कमीशन में पार्लियामेंटेरियंस की रिप्रेजेंटेशन की, इसमें अगर अपोजिशन और ट्रेजरी के मेंबरान आते हैं तो मेरे तो नज़दीक इससे जुडिशल कमीशन स्ट्रेंथन होगा, वीकन नहीं होगा। देखिए अभी आपके पास एक पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बनी हुई है जो एक रबर स्टैंपिंग फोरम बना हुआ है। अगर आपके पास ऑलरेडी 6 जजेस हैं गालिबन जो जुडिशल कमीशन का हिस्सा होते हैं, हायर जुडिशरी के मेंबरान हैं, और उसके अलावा आपके पास बार के मेंबरान हैं, उसके अलावा आपके पास लॉ मिनिस्टर और एजी हैं,
मगर अगर 2 ट्रेजरी और 2 हुकूमत की साइड से मेंबरान उस जुडिशल कमीशन में आ जाते हैं और पार्लियामेंटेरियंस की भी से उस अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में आ जाती है, तो मेरे नज़दीक तो इससे पार्लियामेंट की ओवरसाइट और इन्वॉल्वमेंट बेहतर होती है और एक फेयर रिप्रेजेंटेशन। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का जो मामला है, मैं उसका हामी हूँ कि उसमें पार्लियामेंट्री रोल को मजबूत किया जाए, मैं उसका मुखालिफ नहीं हूँ। इस वक्त आपकी इंटेंट वो थी नहीं, आप तो सुप्रीम कोर्ट का बेड़ा गर्क करने में तुले हुए ना, आपकी इंटेंट तो वो थी। बात करने देखिए, हमारी इंटेंट जो मर्जी आपके तजावीज़ सर सुन लें, बहुत ही खराब इंटेंट हो, मेरी अर्ज सुने, चले मैं आपके मफरूजे पे चलता हूँ। इस बात को तो आप मानते हैं ना कि 224 वोटों के बगैर ये तरमीम नहीं पास होनी थी। बट यू डोंट हैव 224 वोट। ठीक है, सो वी कांट बुलडोज इट। नहीं, यू आर ट्राइंग टू बुलडोज इट। आप पीटीआई के बंदे तोड़ के बुलडोज कर रहे हैं। इफ यू थिंक कि हम 224 वोट लेके बुलडोज कर सकते हैं, तो फिर तो सर हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को माने ना। आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, ये डंडे की स्ट्रेंथ। सर मेरी गुजारिश सुने, देखिए बात ये